स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन। वक्त हो गया है न्यूज एट 10 का, लेकिन उससे पहले उन 4 बड़ी खबरों के बारे में आपको जल्दी से बता देते हैं जिसे आप विस्तार से इस बुलेटिन में देखेंगे। देखिए, आज एक ऐसी खबर आई जिसने लोगों को हैरान कर दिया। जब भी आप किसी प्रसिद्ध मंदिर में जाते हैं तो वहां के दुकानदार प्रसाद बेचने के लिए आपके आगे पीछे घूमने लगते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि प्रसाद ना लेने पर किसी के साथ मारपीट भी हो सकती है? ये खबर लखनऊ से आई है। हैरान करने वाली एक खबर झारखंड से भी आई है, जहां करतब दिखा रहे एक पहलवान की हार्ट अटैक से जान चली गई। इस घटना ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लोगों को दिल आखिर जो उनका है वो दगाबाज क्यों हो गया है। आज चर्चा में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। एक प्रसिद्ध कथावाचक ने यहां मंदिर बनाने की मांग कर दी है। इसका अपडेट आगे आपको देंगे। साथ ही बात करेंगे शेयर बाजार में उठे तूफान की, जिसने एशिया और यूरोप के कई देशों को एक ही दिन में कई लाख करोड़ की चपत लगा दी है। तमाम खबरें विस्तार से आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं लखनऊ की उस खबर के साथ जिसे देखने के बाद आप सतर्क हो जाएंगे। देखिए, यूपी की राजधानी लखनऊ के एक मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मामला चंद्रिका देवी मंदिर का है। वीडियो में दिख रहा है कि 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। इसी दौरान एक शख्स अपनी कमर से बेल्ट निकालता है और दूसरे शख्स को अंधाधुंध पीटना शुरू कर देता है। मामला चंद्रिका देवी मंदिर का है। वीडियो में दिख रहा है कि 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। ने जब दुकान से प्रसाद लेने से मना कर दिया तो दुकानदार जबरदस्ती प्रसाद खरीदने का दबाव बनाने लगा। दोनों गुटों के बीच पहले बहसबाजी हुई और उसके बाद देखते ही देखते नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इधर पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन से एक युवक ने छलांग लगा दी। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस खौफनाक घटना का जो वीडियो सामने आया वो दिल दहला देने वाला है। इस वीडियो में एक युवक मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन की बिल्डिंग की ग्रिल को पकड़कर लटका हुआ नजर आया। वो बार बार नीचे की तरफ देख रहा था। युवक काफी देर तक मेट्रो स्टेशन की इमारत पर लटका रहा। खबर मिलते ही सीआईएसएफ, दिल्ली मेट्रो स्टाफ, पुलिस, पीसीआर और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। नीचे से पुलिस और भीड़ ने युवक से दूर हटने की अपील भी की, लेकिन तभी उसने ग्रिल छोड़ दी और सड़क की तरफ छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल युवक को जीटीबी अस्पताल में एडमिट कराया गया। पुलिस को उसके पास से मोबाइल फोन और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ एक कागज और कुछ नकदी भी मिले हैं। झारखंड के गिरिडीह में रामनवमी के मौके पर करतब दिखा रहे एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अचानक हुई घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। 56 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि हट्टे कट्टे दिखने वाले सुखदेव प्रसाद यादव काफी जोश के साथ लाठी भांज रहे थे। इसी दौरान करतब दिखाते दिखाते वो एकदम निढाल हो गए और पास में अचानक गिर गए। इससे पहले आसपास के कुछ लोग समझ पाते तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गाँव में रामनवमी की खुशी का माहौल कुछ देर बाद ही मातम में बदल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर कर्नाटक के कलबुर्गी में कपनूर औद्योगिक नगर क्षेत्र में अचानक आग भड़क गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। वेइंग ब्रिज परिसर में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों से पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया। लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। आग की लपटें बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंच गई। सूचना मिलते ही कई दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पूरा परिसर जलकर राख हो चुका था। एक अनुमान के मुताबिक वेइंग ब्रिज परिसर को लाखों का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के पालघर में आवारा कुत्ते ने महिलाओं पर अटैक कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नगर निगम से आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने की मांग की है। ये उसी कुत्ते के हमले की सीसीटीवी में कैद तस्वीरें हैं।
महिला अपने घर के मेन गेट से अंदर की तरफ आ रही है। कुत्ता चुपचाप वहां बैठा हुआ है। महिला के पास आते ही अचानक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। उसका पैर दबोच लिया, उसे बुरी तरह काटने लगा। महिला पैर को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन कुत्ता लगातार हमला कर रहा था। इस बीच पास बैठी बुजुर्ग महिला मदद को आगे बढ़ी, लेकिन कुत्ते से बचने की कोशिश में वो जमीन पर गिर गई। बुजुर्ग महिला के नीचे गिरते ही कुत्ते ने उन पर भी हमला कर दिया। कुत्ते ने बुजुर्ग महिला की पीठ, हाथ और सर पर बुरी तरह से नोच डाला। आवाज सुनकर वहां खड़ी महिला ने कुत्ते पर कुर्सी फेंकी। लोगों को अपनी तरफ आता देख कुत्ता वहां से भाग गया। घटना से आसपास की महिलाएं और बच्चे डरे हुए हैं। लोगों ने आवारा कुत्तों से निजात पाने के लिए प्रशासन से मदद की अपील की है। बहराइच के कतरनिया घाट में जंगली हाथी ने बाइक सवार कुछ और पर्यटकों को खदेड़ दिया। हालांकि हाथी थोड़ी ही देर बाद शांत हो गया, पर राहगीर दहशत में आ गए। इन गजराज को देखने के लिए जिप्सी पर सवार पर्यटक रुके हुए थे। वो हाथी की फोटो खींच रहे थे। तभी सामने एक बाइक सवार आगे बढ़ा। उसे देखकर शांत खड़ा हाथी अचानक भड़क गया और बाइकर्स को दौड़ा दिया। इससे वहां मौजूद पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। हाथी की हलचल से लोग दहशत में आ गए। हाथी को आता देख बाइक और सफारी सवार पर्यटकों ने गाड़ी मोड़कर भागने में ही भलाई समझी। जंगली हाथी ने कुछ दूर तक लोगों को दौड़ाया और फिर लोगों के चिल्लाने के बाद वापस जंगल में चला गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में चोरी की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। दरअसल चोर ने दुकान से पैसे तो चुराए, लेकिन साथ ही वो वहां पर एक लेटर भी छोड़ गया कि वो 6 महीने के बाद ये पैसे लौटा देगा। खरगोन के जमींदार मोहल्ले में रॉयल फूड नाम की यही वो दुकान है जहां चोरी बीती रात हुई। घटना पर मौके पर पहुंची पुलिस को कंप्यूटर से टाइप एक लेटर मिला, जिसे चोर की ओर से दुकान में छोड़ा गया। लेटर में दुकान मालिक जुजर बोहरा को संबोधित करते हुए चोर ने लिखा है कि वो कर्जे के बोझ के नीचे दबा हुआ है, इसलिए वो दुकान से 2.5 लाख रुपए ले रहा है, जिन्हें वो लौटा देगा। फिलहाल खरगोन पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना कर रही है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन चोरी करने वाले चोर की ईमानदारी हर किसी को हैरान कर रही है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक बस हादसे का शिकार हो गई। एक्सीडेंट में बस ड्राइवर को गंभीर चोट आई है, जिसे नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हादसा इतना भीषण था कि बस का निचला हिस्सा पूरी तरह से गायब हो गया। बस के शीशे भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। ये बस मुंबई से पुणे जा रही थी, लेकिन सोनपाड़ा के पास बस ने अपना संतुलन खो दिया और सड़क के डिवाइडर पर चढ़ गई। ये बस निजी ट्रेवल्स की बताई जा रही है। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी यात्री को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना के एक मंदिर में पूजा के दौरान बिहार सरकार में मंत्री रेणु देवी का मोबाइल और पैसे चोरी हो गए। मामला मंत्री जी से जुड़ा हुआ था, लिहाजा पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सीसीटीवी में दिख रही ये हैं बिहार सरकार में मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी। सुरक्षा कर्मियों के साथ होने के बावजूद राजधानी पटना के शीतला मंदिर में चोरों ने भीड़ का फायदा उठाकर मंत्री जी का मोबाइल और बैग उड़ा दिया। घटना के बाद काफी देर तक रेणु देवी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मोबाइल और पर्स की खोजबीन करती रही। रामनवमी के मौके पर कड़ी सुरक्षा और ड्रोन से निगरानी के बावजूद चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बाद में मंत्री के निजी सहायक ने पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने छेड़खानी की घटनाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े शहरों में छेड़खानी जैसी घटनाएं होती रहती हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से पत्रकारों ने इस घटना को लेकर सवाल किया था। ये वीडियो बेंगलुरु से सामने आया था, जहां रात के वक्त एक युवक ने राह चलती लड़की के साथ छेड़खानी की थी। वीडियो में दिख रहा है कि गली से 2 लड़कियां गुजर रही होती हैं। तभी एक शख्स पीछे से आता है और उनके साथ बदतमीजी करने लगता है। कुछ सेकंड्स के बाद ये शख्स भाग जाता है और लड़कियां रोते हुए वहां से निकल जाती हैं।
अब मंत्री ने कहा है कि बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में यहाँ वहाँ महिलाओं से छेड़खानी की घटनाएं होती रहती हैं। मंत्री जी ने ये भी कहा कि पुलिस की मुस्तैदी के चलते शहर में शांति है। महाराष्ट्र के वर्धा में पूर्व बीजेपी सांसद रामदास तड़स ने एक बड़ा दावा किया है। आरोप है कि पुजारियों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश इसीलिए नहीं करने दिया क्योंकि उन्होंने जनेऊ और धोती नहीं पहनी थी। दरअसल रामनवमी के मौके पर रामदास तड़स अपनी पत्नी के साथ देवली में मंदिर के दर्शनों के लिए गए हुए थे, लेकिन पुजारियों ने उन्हें गर्भगृह में जाने से रोक दिया। रामदास तड़स ने यह भी कहा कि वो पिछले 40 सालों से मंदिर जा रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये उनका नहीं बल्कि पूरी जनता का अपमान है। हालांकि रामदास के आरोपों पर राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने सफाई दी है। त्यांनी स्वतः सकाळी अंदर जाण्याचा प्रयत्न केला आणि तो जो आजचा पुजारी होता त्याच्यावर जिम्मेदारी होती, ते दागिने जो सर्व आहे त्याच्या ताब्यात होते, म्हणून त्यांना या दृष्टीने अंदर नाही जात, बाकी कोणताही त्याचा हे नाही होता। इस घटना के बाद से रामदास तड़स के समर्थक गुस्साए हुए हैं और प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने ही कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने एएमयू के अंदर मंदिर बनाने की मांग कर डाली। माथे पे तिलक और सर पे शिखा, हाथ में कलावा। दरअसल देवकी नंदन ठाकुर एक लोकार्पण समारोह में शामिल होने अलीगढ़ आए हुए थे। इस दौरान मंच से उन्होंने कहा कि अगर एएमयू के अंदर मंदिर बन जाए तो यहाँ वो फ्री में कथा करने आएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 4 से 5 मस्जिद है और अभी यहाँ के कुछ हिंदू बच्चों ने ये कहा है कि यहाँ पर अगर इतनी मस्जिद है तो एक मंदिर भी उस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। और याद रखो अलीगढ़ वालों, अगर वहाँ मंदिर बना तो कथा करने आऊंगा। बाद में मीडिया से बात करते हुए भी देवकी नंदन ठाकुर ने यही बात फिर से दोहराई। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में 4 या 5 मस्जिद हो सकती हैं और वहाँ 4000 अगर हिंदू पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए भी मंदिर होना चाहिए। अपने भाषण के दौरान देवकी नंदन ठाकुर ने लोगों को माथे पर तिलक, सिर पर शिखा, हाथ में कलावा बांधने की भी नसीहत दी। वीडियो बनवा के डालिए, क्या सूर्य को जल चढ़ाते हो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा बागेश्वर ने ठाणे में मुंबई पुलिस के साथ क्रिकेट मैच खेला। बाबा बागेश्वर की टीम ने उनके हरफन मौला खेल की बदौलत महाराष्ट्र पुलिस की टीम को कांटे के मुकाबले में हरा दिया। हिंदुत्व के फायर ब्रांड बाबा बागेश्वर का ये अंदाज तो किसी ने देखा ही नहीं होगा। बाबा बागेश्वर ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ खेले गए एक क्रिकेट मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी की और हर किसी को हैरान कर दिया। महाराष्ट्र के 12 दिन के दौरे पर ठाणे पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश की टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए 38 रनों की साझेदारी की। कुल 6 ओवर के इस मैच में महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने 48 रन बनाए। बाबा बागेश्वर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। मध्य प्रदेश की टीम ने अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर ही मैच जीत लिया। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अब फीस को लेकर मनमानी नहीं चलेगी। रेखा गुप्ता सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराने की बात कही है। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। ये कमेटी एसडीएम की अध्यक्षता में बनाई गई है। 10 दिन के भीतर सभी 1677 प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करा दिया जाएगा और पूरा डेटा शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। इससे ये बात साफ होगी कि पिछले 10 सालों में किस स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई है। कि हम पिछली सरकार लीगेसी में हमें क्या देके गई, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ना कहकर उसका समाधान जनता के सामने प्रस्तुत करें। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए तो आम आदमी पार्टी भी सामने आ गई, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोई एक्ट दिल्ली विधानसभा का पास ही नहीं होने दिया। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से गर्म है। आज कुछ अभिभावक शिक्षा निदेशालय के दफ्तर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। आरोप लगाया कि दिल्ली में निजी स्कूल मनमानी पर उतारू हो गए हैं। क्या राज नहीं चलेगा स्कूलों का, जंगल राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब तक आपने दिल्ली में 6 डिब्बों या 8 डिब्बों वाली मेट्रो ट्रेन चलते हुए देखी होगी, लेकिन अब डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 3 डिब्बों वाली मेट्रो शुरू करने वाली है। ये देश की सबसे छोटी मेट्रो ट्रेन होगी। डीएमआरसी के मुताबिक 3 डिब्बों वाली ये मेट्रो दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर से साकेत के बीच चलेगी।
मिनी मेट्रो का ये कॉरिडोर करीब 8 किलोमीटर लंबा होगा। मेट्रो के चौथे चरण के तहत बनाए जा रहे इस कॉरिडोर का कलर कोड ब्राउन यानी कि भूरा तय किया गया है। 8 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 8 स्टेशन होंगे। डीएमआरसी के मुताबिक हर डिब्बे में 300 यात्रियों के बैठने और खड़े रहने की जगह होगी, यानी कि एक बार में लगभग 300 यात्री सफर कर पाएंगे। डीएमआरसी का कहना है कि ये कॉरिडोर 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस रूट पर रोजाना 60 से 80 हजार लोग सफर करेंगे। अप्रैल को देखिए अभी एक हफ्ता ही पूरा हुआ है, लेकिन गर्मी ने अभी से प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार को राजधानी दिल्ली का तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। अब लोग मई जून के बारे में सोचकर अभी से परेशान हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के आया नगर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहा, तो सफदरजंग इलाके में भी पारा 40 के पार पहुंच गया। इसी तरह पालम और लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अभी और ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। दिल्ली के अलावा राजस्थान के कच्छ के इलाकों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। सड़क पर निकल रहे लोग सिर ढकने के लिए अभी से मजबूर हैं, जबकि राजस्थान की हालत तो और ज्यादा खराब है। बाड़मेर, जैसलमेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके चलते पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि अप्रैल के पहले सप्ताह में इतना तापमान इससे पहले कभी दर्ज नहीं हुआ था। इसके अलावा जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर के साथ साथ राजस्थान के 21 शहर ऐसे रहे जहां सोमवार को तापमान 41 डिग्री के पार रहा। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिकी सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने वाली मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई। भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की जो मांग वाली एक याचिका दाखिल की गई थी, उसे अमेरिकी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है पूरी तरीके से, और झटका है ये तहव्वुर राणा को, और भारत प्रत्यर्पण का जो रास्ता है वो एक तरीके से साफ होता हुआ। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2-2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी 50 रुपए का इजाफा किया गया है। पहला फैसला पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर हुआ। सरकार की तरफ से बताया गया कि पेट्रोल और डीजल पर भले ही 2-2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, लेकिन इसका असर आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। इसका गणित भी समझिए। अप्रैल 2024 में क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट की कीमत 89.44 डॉलर प्रति बैरल थी और दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे का मिलता है, जबकि अप्रैल 2025 में क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट की कीमत घटकर 74.31 डॉलर प्रति बैरल हो गई और दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे तक हुई। यानी पिछले एक साल में क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट की कीमत में 16.9% की कमी आई और उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल की कीमत में 5 पैसे प्रति लीटर का इजाफा भी हो गया। कुल मिलाकर ये कि कंपनी का मार्जिन तो बढ़ा, लेकिन उपभोक्ताओं को इसका फायदा नहीं मिला। अब सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, उसका असर तेल कंपनियों पर ही पड़ेगा। हालांकि अभी भी तेल कंपनियां ही फायदे में रहेंगी। Let me clarify upfront on the record. We've already issued a clarification to the ministry. This will not be passed on to the consumer. उधर एलपीजी सिलेंडर में जो 50 रुपए बढ़ाए गए हैं, उसका असर सीधे सीधे आम लोगों पर पड़ेगा, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना का लाभ लेने वाले लोग हो या फिर कोई और। 8 अप्रैल से उज्ज्वला योजना के सिलेंडर 500 रुपए की जगह 550 रुपए और दिल्ली में सामान्य घरेलू सिलेंडर 803 से बढ़कर 853 रुपए हो जाएंगे। सरकार ने कहा कि ये फैसला स्थायी नहीं है, 2 से 3 हफ्ते बाद इसकी एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी। टैरिफ पॉलिसी के जरिए दूसरे देशों में उथल-पुथल मचाने वाले ट्रंप ने अपने ही देश को मुसीबत में डाल दिया है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे अमेरिका का शेयर मार्केट खुला और वहां भी भारी गिरावट देखी गई। इसी गिरावट के साथ अमेरिका में उस दौर की शुरुआत हो गई जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को भी अमेरिकी बाजार में निवेश करने वालों को भारी नुकसान हुआ था। आज जब बाजार खुला तो नैस्डैक 4% से ज्यादा, S&P 500 करीब 4% और डाउ जोन में 3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई। आंकड़े बताते हैं कि लगातार 3 कारोबारी दिन में
अमेरिका का डाउ जोन्स 2000 अंक से ज्यादा टूट चुका है। यानी अमेरिका के शेयर बाजार में भी ठीक उसी तरह के डर का माहौल है जैसा एशिया और यूरोप के बाकी देशों में बना हुआ है। ट्रंप भी जानते हैं कि टैरिफ वाले फैसले का उनके ही देश पर कैसा असर हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। उल्टा उन्होंने अपने फैसले को सही बताया। उन्होंने कहा है कि कभी कभी बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवा लेनी पड़ती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि टैरिफ लागू रहेंगे, इससे अमेरिका हर हफ्ते अरबों डॉलर कमा रहा है। शेयर मार्केट में हुई भारी गिरावट ने मंदी के साथ साथ महंगाई का भी सायरन बजा दिया है। लोगों को डर है कि बाजार अगर इसी तरह गिरता रहा तो खाने पीने के साथ साथ तमाम तरह की जो चीजें हैं वो महंगी हो सकती हैं। उधर कंपनीज को इस बात का डर है कि अगर उनकी कमाई कम हुई तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा एक दिन नहीं हुआ बल्कि पिछले कुछ दिनों से शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है। शुक्रवार को जब शेयर मार्केट बंद हुआ था तब भी बड़ी गिरावट देखी गई थी। शेयर बाजार में लगातार हो रही गिरावट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो सेंसेक्स सितंबर 2024 में 86,000 अंकों तक पहुंच गया था वो आज 73,000 के करीब पहुंच गया है। यानी 8 महीने में सेंसेक्स करीब 13,000 अंक टूट चुका है। ट्रंप की टैरिफ की जिद ने ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितता और ये डर का माहौल बना दिया है। उधर डॉलर के मुकाबले रुपए में दर्ज हो रही लगातार गिरावट भी महंगाई बढ़ने का इशारा कर रही है। शेयर बाजार में हुई भारी गिरावट के बाद विरोधियों ने एक बार फिर मोदी सरकार की नीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी ने मार्केट गिरने के पीछे ट्रंप को जिम्मेदार बताया है। राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे और पटना की संविधान सुरक्षा सम्मेलन से ही शेयर बाजार का मुद्दा उछाल दिया। आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा, देखा ना। इधर अखिलेश यादव भी मोदी सरकार पर बरसे और अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे टैरिफ को लेकर सवाल उठाए। इकोनॉमी बचाने का काम होना चाहिए। जो इकोनॉमी गिर रही है और अब संभलने वाली नहीं है, इसलिए नहीं संभलेगी कि जो अमेरिका जैसा देश आप पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहा है। विरोधी पार्टियां सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि अमेरिका को जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। ट्रेड वॉर चल रहा है, 26% टैरिफ लगाया है। यहाँ का उद्योग, यहाँ का शेयर बाजार, यहाँ का रुपया, मैंने कहा यहाँ का जो रुपया है गिरा नहीं है, अब गिरकर मर चुका है। ये ट्विटर प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक अलग देश है, सोशल मीडिया। अभी आने वाले दिनों में जो अमेरिका का हमला हुआ है ट्रेड का, जो टैरिफ का, वो बहुत खतरनाक है। शेयर बाजार में गिरावट पर कांग्रेस सीधे सीधे पीएम मोदी और अमित शाह को घेर रही है और पूछ रही है कि जो लोग स्टॉक खरीदने की टिप्स देते हैं वो इस भूचाल पर खामोश क्यों हैं? देखते ही देखते 5 मिनट में 19 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। छोटे निवेशक बेचारे खड़े अपनी ये बर्बादी देख रहे हैं, लेकिन लोगों को लपक लपक के स्टॉक खरीदने की टिप्स देने वाले मोदी और शाह आज खामोश क्यों हैं? ये सिला दिया आपकी सो कॉल्ड दोस्ती का ट्रंप ने टैरिफ ठोककर। कांग्रेस का कहना है कि अभी तो सिर्फ शेयर बाजार ही धड़ाम हुआ है, अभी तो इकोनॉमी और रोजगार को लेकर भी तबाही मचने वाली है। शेयर बाजार में आए तूफान से कई देश हिल गए, लेकिन पाकिस्तान ये झटका झेल ही नहीं पाया और वहां ट्रेडिंग रोकनी पड़ गई। पाकिस्तान का ये हाल तब हुआ जब वहां के शेयर बाजार में 4% से कम की गिरावट दर्ज हुई है। सुबह जैसे ही पाकिस्तान का शेयर बाजार खुला तो 6,000 अंकों की गिरावट देखी गई, जिसके चलते कारोबार को 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। हालांकि 1 घंटे के बाद जब कारोबार दोबारा शुरू हुआ तो फिर से गिरावट होने लगी और ये गिरावट 6,000 अंकों से बढ़कर 8,000 अंकों तक पहुंच गई। जब टैरिफ की खबर आई तो उसके बाद पूरी मार्केट को इसने अपनी लपेट में ले लिया और मार्केट एक वक्त में 8,000 पॉइंट से ज्यादा नीचे आ गई, होल्ड करना पड़ गया बाजार। हालांकि पाकिस्तानी शेयर बाजार के लिए ये अच्छी बात रही कि शाम होते होते मार्केट में थोड़ा सुधार हुआ और बाजार करीब 4,000 अंकों की गिरावट पर ही बंद हुआ। आमतौर पर पहले भी देखा गया है कि बाजार में जब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो पाकिस्तान में ट्रेडिंग रोक दी जाती है ताकि निवेशकों को घबराहट में शेयर बेचने से रोका जा सके। कुछ ऐसा ही हाल जापान और ताइवान का भी रहा, वहां भी कुछ देर के लिए आज ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से दुनिया भर के शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर हालात काफी गंभीर बन चुके हैं। हांगकांग की बात करें तो यहां 13% से ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है। इसी तरीके से ताइवान का मार्केट भी करीब 10% तक लुढ़क गया है। जापान की बात की जाए तो यहां भी 8% के करीब गिरावट दर्ज की गई। सिंगापुर में 7% से ज्यादा का नुकसान हुआ है, तो चीन के शेयर बाजार को भी 7% की चोट लगी। मलेशिया का बाजार 4.2% गिर गया
ऑस्ट्रेलिया में 6.3% की गिरावट देखी गई है। तो इसका असर पूरी दुनिया भर पर हुआ है, कई देशों पर हुआ है। अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए अगली खबर की। देखिए, बिहार में खोई सियासी जमीन पाने के लिए राहुल गांधी आज बिहार में थे, जहां उन्होंने 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। चुनाव से पहले इसे कांग्रेस की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले राहुल बिहार के बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। फूलों की बारिश के बीच इस यात्रा में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। राहुल गांधी का कहना है कि हम बिहार में इस बार एक नई सरकार देंगे, महागठबंधन सरकार आएगी। बेगूसराय यात्रा राहुल के तय दौरे में शामिल नहीं थी, लेकिन कन्हैया की अपील पर वो रैली में शामिल हुए। पदयात्रा के लिए राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से सफेद टी-शर्ट में शामिल होने के लिए कहा था। आप सब आइए, व्हाइट टी-शर्ट पहन के आइए। जिसके बाद बेगूसराय की सड़कें कांग्रेस के झंडे और सफेद रंग में रंगी नजर आई। राहुल को अपने बीच पाकर कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित थे। काफी मजबूती मिलने जा रही है कांग्रेस को। राहुल जी के आने के साथ तो ऊर्जामय हो चुका है पूरा बिहार। बिहारी लोग अब कहीं बाहर नौकरी करने नहीं जाएंगे। बिहार के युवा अब बिहार में ही नौकरी करेंगे और पलायन नहीं करेंगे। बेगूसराय के बाद राहुल गांधी पटना में संविधान सुरक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। चुनावी साल में राहुल गांधी का ये तीसरा बिहार दौरा है। बेगूसराय में राहुल की पदयात्रा पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने राहुल की सफेद टी-शर्ट में पदयात्रा वाली अपील से लेकर उनके दौरे तक पर तंज कसा है। बेगूसराय में राहुल गांधी की 24 मिनट तक चली पदयात्रा पर जेडीयू हमलावर है। कहा, रोजगार और पलायन के नाम पर कांग्रेस सिर्फ गुमराह कर रही है और सिर्फ 24 मिनट में नौजवानों का उबलता दर्द खत्म हो गया। राहुल जी 2 किलोमीटर साथ चले और पदयात्रा समाप्त होगी। अब कब तक लोगों को गुमराह करती रहे? चुनाव यहाँ है तो कहा नहीं आएंगे। उन लोग तो अपना पिकनिक मनाने आते हैं। राहुल के दौरे पर सवाल उठे तो कांग्रेस की बजाय आरजेडी ने जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम कर रही है तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। 20 वर्षों से शासन है भाजपा और जदयू का। आंकड़े उठा करके देखिए कि 3 लाख श्रमिक बाहर काम करते हैं बिहार। वहीं गिरिराज सिंह ने राहुल की सफेद टी-शर्ट वाली अपील को नफरत से जोड़ दिया। को भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। जैसे जैसे बिहार में चुनाव करीब आ रहा है, बयानबाजियों की धार तेज हो रही है। पटना में राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान पीएम से लेकर बीजेपी तक पर जोरदार हमला किया। वो गरीब, आदिवासी और पिछड़ों के अधिकारों को लेकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए, जिसके लिए राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की आत्मकथा का सहारा लिया। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। पटना में राहुल हमला तो पीएम मोदी और बीजेपी पर कर रहे थे, लेकिन पूरे भाषण में उनका असली टारगेट दलित, पिछड़ा और आदिवासी वोट बैंक नजर आया। राहुल के पूरे भाषण के दौरान गरीब, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, सेकंड क्लास सिटीजन, 50% से अधिक आरक्षण और संविधान जैसे शब्द ज्यादा सुनाई दिए। सीईओ की लिस्ट में, मालिकों की लिस्ट में आपको ईबीसी, ओबीसी, दलित, अति दलित, आदिवासी कहीं नहीं मिलेंगे, है ही नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। अब दलितों और पिछड़ों के हक की बात करके वो दलित वोट बैंक में पैठ बढ़ाना चाहती है, तो नया जनाधार बनाकर वो आरजेडी पर ज्यादा सीटों का दबाव बनाने की भी रणनीति बनाती दिख रही है। चुनावी साल में राहुल गांधी तीसरी बार बिहार के दौरे पर पहुंचे। जाहिर है कांग्रेस बिहार में कमजोर हुई सियासी फसल को हरा भरा करना चाहती है। बिहार में राहुल गांधी को भेजकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना चाहती है। वो चाहती है कि बिहार में कांग्रेस संगठन और मजबूत हो। इसके साथ ही आरजेडी पर बढ़ते जनाधार का दबाव बनाया जा सके, ताकि टिकट बंटवारे में मजबूत दावेदारी पेश की जा सके। इसके अलावा तेजस्वी के सामने कन्हैया को खड़ा करने का कांग्रेस युवा नेता के तौर पर अपना विकल्प भी दिखाने का प्रयास कर रही है। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर कांग्रेस इस वक्त जो है वो फोकस्ड नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने बिल की कॉपी फाड़ दी, जिसके बाद हाथापाई की नौबत आ गई।
नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ कानून पर चर्चा के लिए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाई थी, लेकिन जब स्पीकर ने अनुमति नहीं दी तो विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। जैसे ही स्पीकर ने कहा कि मामला न्यायालय के अधीन है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक गुस्से में आ गए और वेल में जाकर वक्फ अधिनियम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ बिल की कॉपियां फाड़ दी। इस दौरान कांग्रेस विधायक इरफान हफीज लोन और बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। लाल चौक में एक बिल्डिंग देखें, 5 करोड़ की बिल्डिंग है, 10,000 रुपया में इन्होंने देके रखी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के पास है, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, इनके एमएलएज, उनके रिश्तेदार, उनके लिए वो भूमि है। हम कोर्ट में भी इसको परसू करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इनका अपना सिस्टम है, मजहबी चीजें मैं नहीं इन्वॉल्व हो। अब ये मैं कहूँगा, जब हंगामा नहीं थमा तो विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वक्फ कानून बन गया, लेकिन उस पर घमासान अब भी जारी है। वक्फ बिल के विरोध में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 11 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़े एक नेता का घर भी फूंका जा चुका है। ये वक्फ कानून के विरोध की आग है, जिसमें मणिपुर के थौबल जिले में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असगर अली का घर धधक रहा है। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने वक्फ कानून का स्वागत किया था। दूसरी तरफ बीते 4 दिनों में अब तक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ 11 अर्जियां दाखिल करके कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए और हम जहां तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनने के लिए राजी हो गया है। दूसरी तरफ बीजेपी एक्ट का विरोध करने वालों पर नए हमले कर रही है। ये उनका अधिकार है कि वह न्यायालय गए हैं। तो यह प्रक्रिया विचित्र थी कि बिल के समय ही कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए, यानी साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनके मध्य एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का शुरू है। नए कानून को लागू करने के लिए सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी, तो दूसरी तरफ एक्ट के विरोध में 11 अप्रैल से AIMPLB पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। तो देखा आपने, ये कानून तो पास हो गया, लेकिन उसके बाद भी सियासत थम नहीं रही है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने सोमवार को उन शिक्षकों और स्टाफर से मुलाकात की जिनकी भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी। ममता बनर्जी ने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों को हिम्मत बंधाते हुए कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं, लेकिन जब तक जिंदा हैं किसी की नौकरी नहीं जाने देंगी। ভাববেন না আমরা এটাকে ভালোভাবে মেনে নিতে পেরেছি, আপনাদের শোকে আমাদের হৃদয়ও পাথর হয়ে গেছে। এ কথা বলার জন্য আমাকে জেলেও ভরে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু आई डोंट केयर। सैकड़ों शिक्षक नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी से मिलने आए, लेकिन एक शिक्षिका ममता बनर्जी से मिलने के बाद भावुक हो गई। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद 25,753 शिक्षक बेरोजगार हो गए, जो अब सड़क पर उतर आए हैं। जो ये इंस्टीट्यूशन में जो फ्रॉड किया है, आप उसको जेल में भरिए। हम लोगों की सजा दे रहे हो। नौकरी चला गया, हमारा जीवन चला गया, सब कुछ ले लिया। ममता सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने का विकल्प मौजूद है। पश्चिम बंगाल में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों को लेकर सियासत गर्म हो गई है। एक तरफ ममता बनर्जी ने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात तो की, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी मुलाकात की है। 26,000 शिक्षकों की नौकरी जाने को लेकर बीजेपी आज सड़कों पर उतर आई। इस दौरान पुलिस ने पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ये सभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास का घेराव करने जा रहे थे। कोलकाता पुलिस ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के गेस्ट हाउस से भी कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इस बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों से मुलाकात की और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो रुपया लेकर 5-6 हजार चाकरी नौकरी बेच दिया है, जेन्युइन जो हमारी टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। ममता बनर्जी का खुद रिश्तेदार बीरभूम में इस फर्जी अपॉइंटमेंट का हिस्सा है। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं।
लेकिन जिन शिक्षकों की नौकरी गई है उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन शिक्षकों की नौकरी गई है उन्हें अब 4 साल का वेतन ब्याज समेत लौटाना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी गंवाने वाले शिक्षक डरे हुए हैं, तो ममता बनर्जी सरकार टेंशन में है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद 3 महीने के अंदर नई भर्ती शुरू करनी है। ये पूरा मामला 2016 का है। इस साल स्कूल सेवा आयोग ने 25,753 पदों पर शिक्षक और गैर शिक्षकों की भर्ती निकाली है। भर्ती परीक्षा में 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। 2017 की बारिश के बीच इस यात्रा में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। राहुल गांधी का कहना है कि हम बिहार में इस बार एक नई सरकार देंगे, महागठबंधन सरकार आएगी। बेगूसराय यात्रा राहुल के तय दौरे में शामिल नहीं थी, लेकिन कन्हैया की अपील पर वो रैली में शामिल हुए। पदयात्रा के लिए राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से सफेद टी शर्ट में शामिल होने के लिए कहा था। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए। जिसके बाद बेगूसराय की सड़कें कांग्रेस के झंडे और सफेद रंग में रंगी नजर आई। राहुल को अपने बीच पाकर कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित थे। काफी मजबूती मिलने जा रही है कांग्रेस को। राहुल जी के आने के साथ तो ऊर्जामय हो चुका है पूरा बिहार। बिहारी लोग अब कहीं बाहर नौकरी करने नहीं जाएंगे। बिहार के युवा अब बिहार में ही नौकरी करेंगे और पलायन नहीं करेंगे। बेगूसराय के बाद राहुल गांधी पटना में संविधान सुरक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। चुनावी साल में राहुल गांधी का ये तीसरा बिहार दौरा है। बेगूसराय में राहुल की पदयात्रा पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने राहुल की सफेद टी शर्ट में पदयात्रा वाली अपील से लेकर उनके दौरे तक पर तंज कसा है। बेगूसराय में राहुल गांधी की 24 मिनट तक चली पदयात्रा पर जेडीयू हमलावर है। कहा, रोजगार और पलायन के नाम पर कांग्रेस सिर्फ गुमराह कर रही है और सिर्फ 24 मिनट में नौजवानों का उबलता दर्द खत्म हो गया। राहुल जी 2 किलोमीटर साथ चले और पदयात्रा समाप्त होगी। अब कब तक लोगों को गुमराह करती रहे? चुनाव यहाँ है तो कहा नहीं आएंगे। उन लोग तो अपना पिकनिक मनाने आते हैं। राहुल के दौरे पर सवाल उठे तो कांग्रेस की बजाय आरजेडी ने जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम कर रही है तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। 20 वर्षों से शासन है भाजपा और जदयू का। आंकड़े उठा करके देखिए कि 3 लाख श्रमिक बाहर काम करते हैं बिहार। वहीं गिरिराज सिंह ने राहुल की सफेद टी शर्ट वाली अपील को नफरत से जोड़ दिया। को भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। जैसे जैसे बिहार में चुनाव करीब आ रहा है, बयानबाजियों की धार तेज हो रही है। पटना में राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान पीएम से लेकर बीजेपी तक पर जोरदार हमला किया। वो गरीब, आदिवासी और पिछड़ों के अधिकारों को लेकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए, जिसके लिए राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की आत्मकथा का सहारा लिया। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। पटना में राहुल हमला तो पीएम मोदी और बीजेपी पर कर रहे थे, लेकिन पूरे भाषण में उनका असली टारगेट दलित, पिछड़ा और आदिवासी वोट बैंक नजर आया। राहुल के पूरे भाषण के दौरान गरीब, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, सेकंड क्लास सिटीजन, 50% से अधिक आरक्षण और संविधान जैसे शब्द ज्यादा सुनाई दिए। सीईओ की लिस्ट में, मालिकों की लिस्ट में आपको ईबीसी, ओबीसी, दलित, अति दलित, आदिवासी कहीं नहीं मिलेंगे, है ही नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। अब दलितों और पिछड़ों के हक की बात करके वो दलित वोट बैंक में पैठ बढ़ाना चाहती है, तो नया जनाधार बनाकर वो आरजेडी पर ज्यादा सीटों का दबाव बनाने की भी रणनीति बनाती दिख रही है। चुनावी साल में राहुल गांधी तीसरी बार बिहार के दौरे पर पहुंचे। जाहिर है कांग्रेस बिहार में कमजोर हुई सियासी फसल को हरा भरा करना चाहती है। बिहार में राहुल गांधी को भेजकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना चाहती है। वो चाहती है कि बिहार में कांग्रेस संगठन और मजबूत हो। इसके साथ ही आरजेडी पर बढ़ते जनाधार का दबाव बनाया जा सके, ताकि टिकट बंटवारे में मजबूत दावेदारी पेश की जा सके। इसके अलावा तेजस्वी के सामने कन्हैया को खड़ा करने का कांग्रेस युवा नेता के तौर पर अपना विकल्प भी दिखाने का प्रयास कर रही है। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर कांग्रेस इस वक्त जो है वो फोकस्ड नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने बिल की कॉपी फाड़ दी।
जिसके बाद हाथापाई की नौबत आ गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ कानून पर चर्चा के लिए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाई थी, लेकिन जब स्पीकर ने अनुमति नहीं दी तो विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। जैसे ही स्पीकर ने कहा कि मामला न्यायालय के अधीन है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक गुस्से में आ गए और वेल में जाकर वक्फ अधिनियम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ बिल की कॉपियां फाड़ दी। इस दौरान कांग्रेस विधायक इरफान हफीज लोन और बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। लाल चौक में एक बिल्डिंग देखें, 5 करोड़ की बिल्डिंग है, 10,000 रुपया में इन्होंने देके रखी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के पास है। मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, इनके एमएलएज, उनके रिश्तेदार, उनके लिए वो भूमि है। हम कोर्ट में भी इसको परसू करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इनका अपना सिस्टम है, मजहबी चीजें, मैं नहीं इन्वॉल्व होना। अब ये मैं कहूँगा, जब हंगामा नहीं थमा तो विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वक्फ कानून बन गया, लेकिन उस पर घमासान अब भी जारी है। वक्फ बिल के विरोध में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 11 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़े एक नेता का घर भी फूंका जा चुका है। ये वक्फ कानून के विरोध की आग है, जिसमें मणिपुर के थौबल जिले में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असगर अली का घर धधक रहा है। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने वक्फ कानून का स्वागत किया था। दूसरी तरफ बीते 4 दिनों में अब तक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ 11 अर्जियां दाखिल करके कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए और हम जहां तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनने के लिए राजी हो गया है। दूसरी तरफ बीजेपी एक्ट का विरोध करने वालों पर नए हमले कर रही है। ये उनका अधिकार है कि वह न्यायालय गए हैं। तो यह प्रक्रिया विचित्र थी कि बिल के समय ही कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए, यानी साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनके मध्य एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का शुरू है। नए कानून को लागू करने के लिए सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी, तो दूसरी तरफ एक्ट के विरोध में 11 अप्रैल से AIMPLB पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। तो देखा आपने, ये कानून तो पास हो गया, लेकिन उसके बाद भी सियासत थम नहीं रही है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने सोमवार को उन शिक्षकों और स्टाफर से मुलाकात की जिनकी भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी। ममता बनर्जी ने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों को हिम्मत बंधाते हुए कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं, लेकिन जब तक जिंदा हैं किसी की नौकरी नहीं जाने देंगी। ভাববেন না আমরা এটাকে ভালোভাবে মেনে নিতে পেরেছি। আপনাদের শোকে আমাদের হৃদয়ও পাথর হয়ে গেছে। এ কথা বলার জন্য আমাকে জেলেও ভরে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু आई डोंट केयर। सैकड़ों शिक्षक नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी से मिलने आए, लेकिन एक शिक्षिका ममता बनर्जी से मिलने के बाद भावुक हो गई। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद 25,753 शिक्षक बेरोजगार हो गए, जो अब सड़क पर उतर आए हैं। जो ये इंस्टीट्यूशन में जो फ्रॉड किया है, आप उसको जेल में भरिए। हम लोगों की सजा दे रहे हो। नौकरी चला गया, हमारा जीवन चला गया, सब कुछ ले लिया। ममता सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने का विकल्प मौजूद है। पश्चिम बंगाल में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों को लेकर सियासत गर्म हो गई है। एक तरफ ममता बनर्जी ने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात तो की, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी मुलाकात की है। 26,000 शिक्षकों की नौकरी जाने को लेकर बीजेपी आज सड़कों पर उतर आई। इस दौरान पुलिस ने पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ये सभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास का घेराव करने जा रहे थे। कोलकाता पुलिस ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के गेस्ट हाउस से भी कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इस बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों से मुलाकात की और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो रुपया लेकर 5-6 हजार चाकरी नौकरी बेच दिया है, जेन्युइन जो हमारी टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। ममता बनर्जी का खुद रिश्तेदार बीरभूम में
इस फर्जी अपॉइंटमेंट का हिस्सा है। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन जिन शिक्षकों की नौकरी गई है उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन शिक्षकों की नौकरी गई है उन्हें अब 4 साल का वेतन ब्याज समेत लौटाना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी गंवाने वाले शिक्षक डरे हुए हैं, तो ममता बनर्जी सरकार टेंशन में है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद 3 महीने के अंदर नई भर्ती शुरू करनी है। ये पूरा मामला 2016 का है। इस साल स्कूल सेवा आयोग ने 25,753 पदों पर शिक्षक और गैर शिक्षकों की भर्ती निकाली है। भर्ती परीक्षा में 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। 2017 में गड़बड़ी के आरोप लगने पर आयोग ने चुने गए अभ्यर्थियों की लिस्ट रद्द कर दी। 25 अप्रैल 2022 को सीबीआई ने राज्य के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ की। 18 मई 2022 को सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज की। 22 जुलाई 2022 को ईडी ने कोलकाता में पार्थ चटर्जी और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापे मारे। मंत्री की करीबी अर्पिता के घर से 20 करोड़ रुपए कैश मिले थे। इसके बाद 23 जुलाई 2022 को ईडी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया और अर्पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। करीब 2 साल बाद अप्रैल 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द की थी और इस साल 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी, जिसके बाद 25,000 से ज्यादा लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल भी उठाए। ममता का कहना है कि जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, वो उनके साथ खड़ी है, लेकिन उनकी मदद कैसे कर पाएंगी, ये अभी तय नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।